अब आगे की साइड अपन बातों को स्टार्ट कर रहे हैं। अभी ड्रग्स हो चुकी हैं, बहुत सारी ड्रग्स हो चुकी हैं। नारकोटिक हो गया, एनाल्जेसिक हो गया। उसके बाद में अपन को नेक्स्ट क्लास के अंदर चलना है, ठीक है। ड्रग्स की नेक्स्ट क्लास के अंदर चलेंगे। तो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं अपन एंटी माइक्रोबियल। एंटी मतलब अपोजिट, और माइक्रोबियल मतलब माइक्रोब्स, मतलब छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में अपन जो ड्रग काम करेगी उसी को बोला जाता है एंटी माइक्रोबियल ड्रग, ठीक है। ये एंटी माइक्रोबियल ड्रग दो टाइप की होती है। एक होता है एंटीबायोटिक ड्रग और एक होता है एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, ठीक है ना। अब पहले अपन एंटीबायोटिक की बात करेंगे। जैसे अपन कहते हैं कि कभी कभार जैसे बहुत सारी बैक्टीरियल डिजीज़ होती है ना, एंटीबायोटिक, ठीक है ना, उनमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एंटीबायोटिक, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ केस में बैक्टीरियल डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो एंटीबायोटिक वास्तव में टाइप होता है एंटी माइक्रोबियल का, ठीक है ना। तो एंटी माइक्रोबियल दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं अपन। एक होगा एंटीबायोटिक और एक होगा एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। अब पहले एंटीबायोटिक की पूरी डिटेल देखेंगे और ज़्यादा ही डिटेल में है कुछ ये, तो इसको पूरा सा अच्छे से समझने की कोशिश करना। देखो पहले एंटीबायोटिक में घुसे, तो एंटीबायोटिक में घुसे तो उससे पहले अपन को एंटी माइक्रोबियल की बातें कर लेते हैं। एंटी माइक्रोबियल क्या होता है, ठीक है ना। तो एंटी मतलब अपोजिट, माइक्रोबियल मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ बनी हुई ड्रग, उसके अगेंस्ट में बनी हुई ड्रग को क्या बोला जाता है, एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स बोला जाता है, ठीक है ना। ऐसे कैसे काम करती है इनके बारे में अपन बातें करते हैं, सुन लो भी अच्छे से। ह्यूमन बीइंग और कोई भी एनिमल, ह्यूमन बीइंग या फिर कोई भी एनिमल के अंदर कोई भी डिजीज़ होती है, उसके कई रीज़न हो सकते हैं, कई कोजेज हो सकते हैं। उसमें से बैक्टीरिया एक मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, वायरस से हो सकता है, फंजाई से हो सकता है, और इसके साथ साथ अदर पैथोजेंस हो सकते हैं। अदर पैथोजेंस जैसे कि प्रोटिस्टा हो गया, जैसे कि बहुत सारे होते हैं, एस्केरिस हो गया। अदर पैथोजन के अंदर बहुत सारे पैथोजन आएंगे। मेन तो क्या रहता है, बैक्टीरियल डिजीज़ होती है, वायरल डिजीज़ होती है, फंगल डिजीज़ होती है। ह्यूमन बीइंग और एनिमल के अंदर ये तीन, बैक्टीरिया, वायरस एंड फंजाई, ये तीन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी डिजीज़ को फैलाने के लिए। पर इसके साथ साथ कुछ पैथोजन और भी हो सकते हैं, जैसे कि प्रोटोजोआ हो गया, है ना, जैसे कि अमीबा भी कई बार डिजीज़ फैला देता है। तो ये सारी चीज़ें आएगी। तो बैक्टीरिया को रोकने के लिए अपन को डालना पड़ेगा एंटी बैक्टीरियल ड्रग। अपन को क्या लेना पड़ेगा, वायरस अगर तुम्हारे अंदर इन्फेक्शन करता है, वायरस से जो डिजीज होती है, तो उसको दिया जाता है एंटी वायरल ड्रग, और फंजाई के लिए एंटी फंगल ड्रग, ठीक है ना। तो इन सब की बातें अपन करेंगे। तो एंटी माइक्रोबियल में क्या आता है कि एंटी माइक्रोबियल में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज करता हो, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंजाई हो सकता है, कोई भी पैथोसाइट हो सकता है, पैथोजेंस हो सकता है। समझ बात क्या। अब बात करने वाले हैं एंटीबायोटिक की। अभी अपन बात करने वाले हैं एंटीबायोटिक्स की, ठीक है ना। एंटीबायोटिक्स की जब अपन बातों को स्टार्ट करें तो अपन कह देंगे कि जो नॉर्मली होता है एंटीबायोटिक का यूज़ होता है एज ए ड्रग्स के फॉर्म में, ठीक है। जब इसको एज ए ड्रग के फॉर्म में यूज़ करते हैं तो इसका ट्रीटमेंट यूज़ करने के लिए इसका यूज़ अपन करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। जब इन्फेक्शन होता है तो उसमें ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। पर इसके साथ साथ अपन बातें करें, अब इसके साथ साथ अपन बातें करें तो ये जो ड्रग होती है एंटीबायोटिक की, वो लो टॉक्सिसिटी रखती है, किसके लिए, फॉर ह्यूमन बीइंग के लिए और एनिमल्स के लिए। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होती है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी रखती है, पर ये लो टॉक्सिसिटी रखती है किसके लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए और एनिमल्स के लिए। मान के चलो ये ह्यूमन बॉडी है, इसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने अटैक कर दिया, तो अपन ने इसके ऊपर एंटीबायोटिक ले लिया। अपन ने क्या ले लिया, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक होती है वो इस ह्यूमन सेल पे तो कम अटैक करेगी, उस ह्यूमन सेल के लिए तो लेस टॉक्सिक रहेगी, पर यहाँ पर जो उपस्थित है इसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके लिए ज़्यादा टॉक्सिक रहती है, ठीक है। पूरी कहानी ये है, ठीक है। अब बात करते हैं एंटीबायोटिक्स की। एंटीबायोटिक की इनिशियल डेफिनेशन क्या है वो सुनते हैं। जब एंटीबायोटिक की इनिशियल डेफिनेशन की जब मैं बातों को शुरू करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि जब शुरुआत में एंटीबायोटिक को के लिए डेफिनेशन दी गई कि क्या होता है एंटीबायोटिक्स, फिर बाद में इस डेफिनेशन में कुछ चेंज किए गए और उसके बाद में एक नई डेफिनेशन दी गई। तो वास्तव में इनिशियल डेफिनेशन थी, तो उसमें कहा गया कि जो केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, फंजाई एंड मोल्ड्स, इनसे निकलने वाले कुछ केमिकल्स होते हैं एंटीबायोटिक्स, ठीक है ना, जो इनहिबिट द ग्रोथ एंड डिस्ट्रॉय द ग्रोथ ऑफ ए
माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक देते हैं। जैसे कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं एंटीबायोटिक बनाते हैं, कुछ बैक्टीरिया क्या बनाते हैं, एंटीबायोटिक बनाते हैं। वही एंटीबायोटिक क्या करती है इसके दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करती है। जैसे कि मैं आगे एग्जाम्पल्स की बात करेंगे अपन, तो वास्तव में एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से निकलने वाले ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं या फिर डिस्ट्रॉय करते हैं। पूरी कहानी समझ में आ गई। फिर बाद में इस डेफिनेशन को चेंज कर दिया गया क्योंकि ये डेफिनेशन थोड़ी सी इनकम्प्लीट थी। बाद में देखा गया कि कुछ सिंथेसाइजिंग सम कंपाउंड, है ना, कुछ ऐसे सिंथेसाइजिंग कंपाउंड थे जो वास्तव में ओरिजिनली डिस्ट्रॉय द प्रोडक्ट्स ऑफ ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वास्तव में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रोडक्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करने के लिए केपेबल थे। तो सिंथेसिस मतलब देखो, एंटीबायोटिक के लिए पहली डेफिनेशन दी गई थी कि केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पर अब डेफिनेशन को चेंज कर दिया गया। फिर देखा गया बाद में आगे जैसे जैसे स्टडी आगे बढ़ी तब पता चला कि एंटीबायोटिक्स की प्रॉपर्टी केवल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से निकलने वाले केमिकल के अंदर नहीं होती, बाकी सिंथेटिक कंपाउंड के अंदर भी होती है। इसलिए इस डेफिनेशन को चेंज कर दिया गया और न्यू डेफिनेशन आई। न्यू डेफिनेशन में क्या था कि सब्सटेंस प्रोड्यूस होली मतलब कंप्लीटली या फिर पार्शियली बाय केमिकल सिंथेसिस। देखो, या तो कंप्लीटली सिंथेसाइज होंगे केमिकल्स होंगे। देखो, न्यू डेफिनेशन क्या थी, कोई भी सब्सटेंस जो कंप्लीटली या फिर पार्शियली सिंथेसाइज रहने वाले हैं, ठीक है ना, जैसे कंप्लीटली सिंथेसाइज रह सकते हैं या फिर पार्शियली सिंथेसाइज रह सकते हैं, ठीक है ना। इनकी लो कंसंट्रेशन ही क्या कर सकती है, इनहिबिट और डिस्ट्रॉय कर सकती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। इसका मतलब न्यू डेफिनेशन ये कहती है कि न केवल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही एंटीबायोटिक निकलती है, इसके अलावा एंटीबायोटिक को सिंथेसिस भी किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये न्यू डेफिनेशन है। तो न्यू डेफिनेशन के दौरान ये सारी कहानियाँ अपन को समझ में आई और पुरानी डेफिनेशन को क्या कर दिया गया, खरास कर दिया गया। समझे बात को, तो इसको हटा दिया गया। अब नई डेफिनेशन को ही है। नई डेफिनेशन में जो एंटीबायोटिक हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यू डेफिनेशन एंटीबायोटिक होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या फिर सिंथेसाइज किए जा सकते हैं, मतलब उनको आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया जा सकता है। अब क्या हुआ कि अभी पूरी कहानी सुनो। 19वीं सेंचुरी की बात है, ठीक है ना। बहुत सारे केमिकल की डिस्कवरी की जा रही थी, ठीक है, जो क्या करते हैं, एडवर्स इफेक्ट ऑन बैक्टीरिया बट नॉट इफेक्ट ह्यूमन बीइंग या फिर होस्ट बीइंग, ठीक है ना। तो 19वीं सेंचुरी के दौरान, 19वीं सेंचुरी अभी कौन सा चल रहा है, 21वीं सेंचुरी चल रही है, ठीक है ना। 19 चल रही है, 21वीं, हाँ 21वीं चल रही है। 19वीं सेंचुरी के दौरान क्या हुआ था कि बहुत सारे ऐसे केमिकल डिस्कवर किए गए जो एडवर्स इफेक्ट देते हैं, मतलब हानिकारक इफेक्ट देते हैं। कौन, किस पे, बैक्टीरिया पे, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना उस पे, ठीक है ना। बट ये इफेक्ट नहीं करते होस्ट सेल को। मान के चलो ये ह्यूमन की कोई सेल है, उसके अंदर क्या हो गया, बहुत सारे बैक्टीरिया आ गए, तो ये तो हो गया बैक्टीरिया, ये तो हो गए तुम्हारे बैक्टीरिया, पर ये जो सेल जिसके अंदर ये रह रहे हैं उसको बोलते हैं होस्ट सेल। तो होस्ट सेल की जब मैं बातों को करूँ तो यहाँ पर एक चीज़ समझ में आती है कि 19वीं सेंचुरी के अंदर बहुत सारे केमिकल ऐसे डिस्कवर किए गए जो वास्तव में एडवर्स इफेक्ट देते हैं बैक्टीरिया पे, पर वो इफेक्ट नहीं करते किसको, होस्ट सेल को। समझ रहे मेरी बात को, ठीक है। अब सबसे पहला साइंटिस्ट आया था पॉल एहरलिच जर्मन का था, ठीक है ना। स्पेल में थोड़ा सा ये मिस प्रिंटिंग हो गया, जर्मन का था और बैक्टीरियोलॉजिस्ट था, ठीक है ना, बैक्टीरियोलॉजिस्ट था। समझे बात क्या, ये इसने बहुत बड़ा रोल है इसका भी, ठीक है ना। इसने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया, इसने इन्वेस्टिगेट किया, है ना, जैसे इंस्पेक्टर होते हैं वो इन्वेस्टिगेट करते हैं ना केसेस को, वैसे इसने इन्वेस्टिगेट किया कि आर्सेनिक बेस्ड स्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस लेस टॉक्सिक सब्सटेंस। इसने क्या किया, आर्सेनिक बेस्ड, जो आर्सेनिक होता है ना AS, आर्सेनिक बेस्ड स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया। उसने इन्वेस्टिगेट किया कि आर्सेनिक बेस्ड स्ट्रक्चर, जैसे मान के चलो कोई केमिस्ट्री की लैब है, उसके अंदर आर्सेनिक बेस्ड बहुत सारी स्ट्रक्चर्स बनाई जा रही थी, बहुत सारी स्ट्रक्चर बनाई जा रही थी। उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा, एक ऑर्डर होगा कि पहली ये आर्सेनिक बेस्ड स्ट्रक्चर थी, दूसरी थी, तीसरी थी, चौथी थी, पांचवी थी। तो उसने क्या किया कि पॉल एहरलिच ने क्या किया, आर्सेनिक बेस्ड स्ट्रक्चर के ऑर्डर में से लेस टॉक्सिक सब्सटेंस निकाले। किसके लिए लेस टॉक्सिक,
ह्यूमन बॉडी के लिए लेस टॉक्सिक सब्सटेंस निकाले, पर ये ज़्यादा टॉक्सिक थे किसके लिए? सिफिलिस को फैलाने वाले बैक्टीरिया के लिए। समझ रहे हैं बात को? तो देखो पॉल एहरलिच ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया, उसने आर्सेनिक पे बेस्ड बहुत सारी स्ट्रक्चरों के एक ऑर्डर में से लेस टॉक्सिक सब्सटेंस को निकाला, मतलब लेस टॉक्सिक आर्सेनिक सब्सटेंस को निकाला। वास्तव में ये लेस टॉक्सिक आर्सेनिक सब्सटेंस ट्रीटमेंट है किसके लिए? सिफिलिस नाम की एक डिजीज होती है उसके लिए ये ट्रीटमेंट के लिए काम करा था। मतलब सिफिलिस को अगर तुम्हें ख़त्म करना है तो आर्सेनिक बेस्ड मेडिसिन का यूज़ करना पड़ेगा। ये किसने बताया पहले वाला? सबसे पहले ये किसने इन्वेस्टिगेट किया? पॉल एहरलिच ने, ठीक है ना। ही डिस्कवर्ड द मेडिसिन आर्सफिनेमाइन नोन एज ए साल्वर्सेन। तो इसने एक ही डिस्कवर मेडिसिन, उसने एक मेडिसिन डिस्कवर की, ठीक है ना, जिसका नाम क्या था? आर्सफिनेमाइन, ठीक है। उसको बाद में साल्वर्सेन के नाम से जाने लगा। किस नाम से जाने लगा? साल्वर्सेन, ठीक है ना। ये फर्स्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस। अब तुम्हें कोई पूछ ले कि सबसे पहला इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस कौन सा है, तो तुम्हें नाम देना है साल्वर्सेन। और साल्वर्सेन क्या था? आर्स सिफिलेमैन, मतलब आर्स मतलब आर्सेनिक था। समझ रहे मेरी बात को? तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पॉल एहरलिच ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान लेस टॉक्सिक कंपाउंड निकाला जिसका नाम था आर्सफिनेमाइंस, ठीक है ना। और इसको नाम दिया गया साल्वर्सेन। इसको फर्स्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस था। कहानी खत्म हो गई इसकी। अब बात समझ में आनी चाहिए कि सिफिलिस ऐसे कौन से बैक्टीरिया है जिससे फैलता है? तो स्पाइरोचिट से फैलता है ये सिफिलिस। समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पर निकलने वाला साल्वर्सेन ये वास्तव में इस बैक्टीरिया को ही खत्म करता है, इस बैक्टीरिया पे एडवर्स इफेक्ट देता है। समझने में बात क्या? अब बात करते हैं आगे की तरफ। साल्वर्सेन टॉक्सिक फॉर ह्यूमन बीइंग आल्सो। ये जो है ये ह्यूमन बीइंग के लिए भी क्या है? ये जैसे होस्ट सेल के अंदर क्या है? बैक्टीरिया है सिफिलिस के, इसका नाम है स्पाइरोकीट। स्पाइरोकीट के ऊपर, ठीक है ना, अपने मेडिसिन ली, एंटीबायोटिक कौन सी ली बताना जरा मेरे को। तो अपन ने ले लिया साल्वर्सेन केवल इस बैक्टीरिया पे इफेक्ट नहीं देगा, इस होस्ट सेल पे भी कुछ ना कुछ इफेक्ट देता है। तो नोट लगा रखा है मैंने कि साल्वर्सेन टॉक्सिक फॉर ह्यूमन बीइंग आल्सो बट मोर इफेक्टिव ऑन बैक्टीरिया इज कंपेयर्ड विद ह्यूमन सेल। देखो इसका इफेक्ट, साल्वर्सेन का इफेक्ट किस पे होता है? एक नॉर्मल अपन कहूँ कि मैं ह्यूमन सेल पे भी होता है, पर इसके साथ साथ ये ह्यूमन सेल के कंपेरेटिव बैक्टीरियल सेल पे ज़्यादा होता है। समझ बात क्या? तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि साल्वर्सेन के साइड इफेक्ट तो है, ठीक है। एट द सेम टाइम, मतलब जब ये डिस्कवरी चल रही थी तो उसी टाइम क्या किया एहरलिच ने? क्या किया? वर्क ऑन एजोडाइज। अब देखो तुम्हें स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ मैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो ये तो है साल्वर्सेन, ठीक है ना। साल्वर्सेन में क्या है? AS मतलब आर्सेनिक है या नहीं है। और देखो ये है प्रोंटोसिल या फिर एजोडाई। देखो इन दोनों की स्ट्रक्चर में देखना N। और स्ट्रक्चर में देखो तीनों स्ट्रक्चर सेम है, सिमिलर है। ये तीनों स्ट्रक्चर क्या है? ये और ये। क्यों? क्योंकि इसमें भी A डबल बॉन्ड है, इसमें भी डबल बॉन्ड आ रहा है, इसमें भी डबल बॉन्ड आ रहा है। तो तीनों स्ट्रक्चर देखने में एक जैसी है। तो जब तीनों स्ट्रक्चर देखने में एक जैसी है तो इनके काम भी लगभग एक जैसे होंगे। तो देखो एट ए सेम टाइम पहले इसने किसकी डिस्कवरी की थी? साल्वर्सेन की डिस्कवरी के बाद में यहाँ पर समझने की कोशिश करना कि किधर गया। हाँ देखो एट द सेम टाइम एहरलिच ने क्या किया? वर्क कर रहा था किस पे? एजोडाइज पे। एजोडाइज में कौन सा बॉन्ड होगा? नाइट्रोजन बॉन्ड होगा, नहीं होगा? अच्छा आर्सेनिक वाली में साल्वर्सेन में कौन सा था? साल्वर्सेन में आर्सेनिक था या नहीं था? ही नोटेड दैट देयर इज ए सिमिलरिटी इन स्ट्रक्चर ऑफ साल्वर्सेन एंड एजोडाइज। उसने देखा कि साल्वर्सेन और एजोडाइज में कुछ सिमिलरिटी है। कौन सी सिमिलरिटी है? कि उसमें देखो एजोडाइज में नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन मिल रहा था और यहाँ पर AS डबल बॉन्ड AS मिल रहा था, ठीक है ना। तो ये आर्सफिनेमाइन में है और ये किस में है? एजोडाइज में है। इन दोनों में सिमिलरिटी की वजह से इनका काम भी एक जैसा है। पर यहाँ पर देखने की बात यह है कि एजोडाइज होती है वास्तव में
वो जब डाई, ये एजो डाई है, एजो मतलब नाइट्रोजन वर्ड को बोला जाता है, डाइज मतलब जो कलरफुल करती है किसी चीज़ को। वैसे तुम बालों में डाई लगाते हो तो वो दाग तुम्हारे बालों को क्या कर देगी, कलर कर देगी ना तुमको। तो डाई का मतलब होता है कि जब किसी के ऊपर लग जाएगी तो वो उसको उसी कलर में रंग देगी। तो उसने देखा कि एजो डाइज है ना, एजो डाइज, तो ही आल्सो नोटेड दैट द एजो डाइज गेटिंग कलर टू टिश्यू बाई सेलेक्टिव मेथड। तो एजो डाइज होती है वास्तव में सिलेक्टिव मेथड से ही क्या करती है, कलर करती है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि हर किसी के साथ कलर दे देगी, नहीं, ये सिलेक्टिव टिश्यू पे कोई ही कलर देती है एजोडाइज, इसने देखा, ठीक है ना। तो अहरलिच बिगेन टू सर्च कंपाउंड विच रिसेंबल विद एजोडाइज। तो अहरलिच ने क्या करना स्टार्ट कर दिया कि एजोडाइज की जैसी स्ट्रक्चर्स को डिस्कवर करना स्टार्ट कर दिया, रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया कि देखो देखो एजोडाइज के समान। क्योंकि तुम्हें पता है कि इसमें देखो एस डबल बॉन्ड एस है, और यहाँ पर भी नाइट्रोजन में देखो डबल बॉन्ड है या नहीं है। तो आर्सेनिक जो काम करेगा वही कौन कर रहा है, एजोडाइज। पर एजोडाइज ज्यादा बेहतर है किससे, आर्सेनिक वाले कंपाउंड से। क्यों, क्योंकि ये स्पेसिफिक सेलेक्टिव मेथड पे काम करती है। सेलेक्टिव मेथड पे मतलब जिस ऑर्गन पे काम करना है उसी पे काम करेगी, अदर ऑर्गन को ये इफेक्ट नहीं करेगी। इसलिए एजोडाइज क्या होगी, ज्यादा एडवांस होगी किससे, सेल्वरसेन से, सेल्वरसेन से या फिर आर्फेनामाइन से, ठीक है। अब यहाँ पर इसी चीज़ का फायदा उठाते हुए अहरलिच ने क्या करना स्टार्ट कर दिया था, उसने स्टार्ट कर दिया था कि एजोडाइज जैसे बहुत सारे कंपाउंड को रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया था। ही सक्सेस्ड, उसने रिसर्च करना स्टार्ट किया, पर उसने सक्सेस गेन की कब, 1932 में प्रिपरेशन ऑफ फर्स्ट इफेक्टिव एंटीबायोटिक एजेंट। उसने सबसे पहले बस एजोडाइज जैसे कंपाउंड ढूंढ रहा था, एजोडाइज जैसे कंपाउंड ढूंढ रहा था, तो उसने सबसे पहले सक्सेस गेन की, उसने सबसे पहले सक्सेस गेन की 1932 में। और उसने एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट को डिस्कवर किया जिसका नाम था प्रोंटोसिल, सिमिलर टू सेल्वरसेन, सेल्वरसेन के समान था। देखो ये रहा प्रोंटोसिल और देखो एजोडाइज, दोनों एक जैसे हैं या नहीं है, हाँ है। तो देखो पहले तो एजोडाइज के बारे में किसने, एहरलिच ने डिस्कवर की थी, फिर एहरलिच ने ही एजोडाइज से किसकी तरफ आया था, प्रोंटोसिल से। अच्छा, एजोडाइज का आइडिया किससे लिखा था, साल्वर्सन से, क्योंकि देखा था कि एस डबल बॉन्ड है तो सेम सिमिलर स्ट्रक्चर होने की वजह से ड्रग का काम भी सिमिलर होता है। अपने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, तुम्हें याद है तो उसके अंदर बताया था कि अगर स्ट्रक्चर एक जैसी होती है तो स्ट्रक्चर एक जैसी होने पर उनका काम भी एक जैसा होता है, ठीक है। कहाँ पढ़ा था, देखो ये रहा, कहाँ बहुत पीछे गया, देखो 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 देखो, एक मिनट, ये देखो कॉमन स्ट्रक्चर फीचर रहने वाले हैं तो सिमिलर फार्मोलॉजिकल एक्टिविटी रहने वाली है, ये अपन ने पहले बताया था, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें अपन पहले ही पढ़ चुके हैं थोड़ी थोड़ी। अब आगे आते हैं अपने पॉइंट पे, ठीक है। तो ये आ गया, प्रोंटोसिल आ गया। अब आता है, देखो अब यहाँ पर सिंपल सी बात है, अब प्रोंटोसिल की थोड़ी बातें करेंगे। प्रोंटोसिल की डिस्कवरी कभी 1932 में किसने की थी, तो एहरलिच ने की थी। क्यों की थी, क्योंकि किससे इंस्पायर हुआ था, एजोडाइज से। एजोडाइज से इंस्पायर होकर इसने क्या किया, प्रोंटोसिल की डिस्कवरी की। अच्छा, ये आगे जाके अपनी बॉडी के अंदर क्या करती है प्रोंटोसिल, तो देखना। तो सून इट वाज डिस्कवर्ड इन बॉडी, कि प्रोंटोसिल होती है, प्रोंटोसिल अब जब अपन लेंगे बॉडी के अंदर तो ये कन्वर्ट हो जाती है सल्फेनामाइड में, किसमें, सल्फेनिलमाइड में, सल्फेनिलमाइड विच इज ए रियल एक्टिव कंपाउंड। जैसे प्रोंटोसिल तुरंत टूट के किसमें चली जाएगी, सल्फेनामाइड में, और वास्तव में यही एक एक्टिव कंपाउंड होता है, बाद में डिस्कवर किया गया। तो इसको बोला जाता है सल्फा ड्रग। क्या बोला जाता है, क्योंकि सल्फर आता है ना, तो सल्फर आने वाले ड्रग को सल्फा ड्रग बोला जाता है। बाद में पता चला कि प्रोंटोसिल कन्वर्ट हो जाता है किसमें, प्रोंटोसिल ड्रग होती है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, सल्फा ड्रग में, किसके अंदर, बॉडी के अंदर। अब देखो सल्फा ड्रग डिस्कवर्ड हुआ, यहाँ से सल्फा ड्रग डिस्कवर्ड हुआ, तो तुम्हें कोई पूछ ले कि सल्फा ड्रग की सबसे पहले, या फिर कोई पूछ ले कि सल्फा ड्रग की डिस्कवरी के लिए मेन कौन सी ड्रग जिम्मेदार है, तो प्रोंटोसिल, क्योंकि प्रोंटोसिल से ही पता चला था कि इसके प्रोंटोसिल अपनी बॉडी के अंदर जाके कन्वर्ट हो जाते हैं कौन से कंपाउंड में, सल्फेनामाइड में, और सल्फेनामाइड ही क्या होती है, वास्तव में सल्फा ड्रग होती है। अच्छा, मोस्ट इफेक्टिव सल्फा ड्रग कौन सी है, तो यहाँ पर रखना सल्फा पायरिडीन, सल्फा पिरिडीन बोलो या पायरिडीन बोलो, ये रहा सल्फा पिरिडीन, सॉरी सल्फा पिरिडीन, ये रहा सल्फा पिरिडीन है, वो है मोस्ट इफेक्टिव सल्फा ड्रग, ठीक है। ये कहानी समझ में आई पूरी सूरी,
ये हो गया इतनी की तारीख, इतनी इतनी पूरी कहानी है ये अपनी पॉल एहरलिख की। अब बात करते हैं सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट, ठीक है, और अपने बायो में भी यूज़ आता है, ये बायो में भी आता है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो रियल रिवोल्यूशन इन एंटी बैक्टीरियल थेरेपी बिगन विद द अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1929। और ये लाइन पता नहीं कितनी बार बायो में पूछी गई है। तो कोई पूछ ले कि एंटीबायोटिक का जनक कौन है, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। कब से सबसे पहले डिस्कवरी किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग रियल रिवोल्यूशन तो इसने लेके आया था, रियल में एंटीबैक्टीरियल थेरेपी के अंदर रिवोल्यूशन कौन लेके आया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ही लेके आया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या ऐसा क्या डिस्कवर किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर पेनिसिलिन इन पेनिसिलियम फंगस। उसने सबसे पहली एंटीबायोटिक बनाई थी। और ये याद रखना, पहली एंटीबायोटिक जो आइसोलेट की गई थी, डिस्कवर की गई थी, वो थी पेनिसिलिन, ठीक है ना, बैक्टीरिया पेनिसिलिन कौन किससे निकलती है, फंगस से निकलती है, कौन से, पेनिसिलियम फंगस से निकलती है, ठीक है ना। पेनिसिलियम, तो ये पूछा जा सकता है कि पेनिसिलियम फंगस का काम है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का फॉर्मेशन करना। और इसके बारे में सबसे पहले किसने बात आया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और यही पेनिसिलिन होती है, वो इतिहास रच गई थी, और यही पेनिसिलिन है जो अपना इसको फेमस कर गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को। तो इसके बाद में ही यही पेनिसिलिन है जिसके बाद में रिवोल्यूशन आया मेडिसिन वाले एंटीबायोटिक में, ठीक है ना। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वास्तव में एक हीरो थे। उसने ये प्रैक्टिकल कर रहे थे लेबोरेटरी के अंदर, ठीक है ना। तो उसमें देखा क्या कि उसने देखा कि एक बैक्टीरियल कल्चर कर रहे थे, बैक्टीरिया का कल्चर कर रहे थे। उसमें एक बैक्टीरिया और कल्चर हो रहा था जिसका नाम फंजाई कल्चर हो रही थी जिसका नाम था पेनिसिलियम, ठीक है ना। पेनिसिलियम की प्रेजेंस में ये बैक्टीरिया कम ग्रो कर रहे थे। उसने देखा कि ये पेनिसिलिन की प्रेजेंस में, पेनिसिलियम फंजाई की प्रेजेंस में ये बैक्टीरिया को ऐसा क्या हो रहा है कि ये कम ग्रो कर रहे हैं। तो बाद में पता चला कि ये पेनिसिलियम फंजाई थी, वो एक एंटीबायोटिक रिलीज कर रही थी जिसका नाम था पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन होता है, वो पेनिसिलिन इन बैक्टीरिया को खत्म कर रहा था, इन बैक्टीरिया को खत्म कर रहा। तो अगर मैं यहाँ से इस फंगस को हटा दूंगा तो ये बैक्टीरिया बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। तो इस प्रकार से देखो सडन इसकी डिस्कवरी हुई थी। ये चाहते नहीं थे कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की मैं एंटीबायोटिक की डिस्कवरी कर दूं, पर ये सडन ही इसके साथ हो गया गलती से, है ना, ट्रेजेडी हो गई एक तरीके से। तो पेनिसिलिन एक मतलब नहीं चाहते हुए भी इस दुनिया में आ गई। तो पेनिसिलियम फंगस से निकलती है और इसके बारे में सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ही बताया था। अच्छा, अब पेनिसिलिन की बात करता हूँ तो आइसोलेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ एक्टिव कंपाउंड ऑफ पेनिसिलिन सफिशिएंट मटेरियल फॉर क्लिनिकल ट्रायल इज इन 13 ईयर। देखो आइसोलेशन में, पेनिसिलिन को आइसोलेशन में, वेरिफिकेशन में, मतलब वेरिफिकेशन, देखो पहले पहले जब कोई चीज़ तुम्हारे हाथ में आती है तो तुम उसको क्या करोगे, पहले तो अलग करोगे, आइसोलेट करोगे, तो आइसोलेशन में। फिर उसको क्या करते हैं, पेनिसिलिन पहले पहले किसी के हाथ में है तो बोले उसने आइसोलेट किया, उसके बाद में उसका वेरिफिकेशन किया, है ना, वेरिफिकेशन ऑफ एक्टिव कंपाउंड एंड पेनिसिलिन सफिशिएंट मटेरियल फॉर क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल के लिए कितना सफिशिएंट पेनिसिलिन की जरूरत पड़ेगी इसके बारे में पता लगाया। ये तीन चीज़ पता करी। देखो आइसोलेशन, पेनिसिलिन का आइसोलेशन, दूसरा क्या होता है वेरिफिकेशन ऑफ एक्टिव कंपाउंड, और तीसरा क्या होता है पेनिसिलिन की सफिशिएंट मटेरियल फॉर क्लिनिकल टेस्ट। ये तीन चीज़ का पता लगाने के लिए 13 साल लग गए 1929 के बाद, ठीक है ना। अब एंटीबायोटिक दो टाइप की हो सकती है, एक साइडल टाइप की और एक स्टेटिक टाइप की। साइडल टाइप की, साइडल जब वर्ड आता है तो उसको मतलब होता है किलिंग, पूरा पूरा खत्म करेगा। ये इस टाइप के साइडल टाइप के जो होते हैं, साइडल टाइप के एंटीबायोटिक्स होते हैं वास्तव में पूरा किल करेंगे, ठीक है ना। पर अगर स्टेटिक टाइप के एंटीबायोटिक है तो वो क्या करेंगे, इनहिबिटर होते हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देंगे पर मारेंगे नहीं बैक्टीरिया को। और साइडल टाइप के बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स है तो वो उसको पूरा किल करेंगे, समझ रहे हो मेरे को। तो अगर कहूँगा कि ऐसी ऐसी एंटीबायोटिक जो साइडल है तो उनको बोला जाता है बैक्टीरियोसाइडल, ठीक है ना। और ऐसी एंटीबायोटिक जो क्या स्टेटिक है तो इसे बोला जाता है बैक्टीरियोस्टेटिक। बैक्टीरियोस्टेटिक वो होते हैं जो बैक्टीरिया को इनहिबिट करते हैं, और ये वो होते हैं जो बैक्टीरिया को खत्म करते हैं। अच्छा, बैक्टीरिया को खत्म करने वाले सीधा एग्जाम्पल पूछेगा तुमको, बैक्टीरियोसाइडल ड्रग्स है। ये 6 ऑप्शन होंगे, उनमें से 3 को मतलब सेलेक्ट कर लेना तुमको, तुम्हारी मर्जी है। तो याद रखना बैक्टीरियोसाइडल, तो याद रखना पोहा, पोहा खाते हो ना सुबह सुबह, तो पी मतलब पेनिसिलिन,
ओ मतलब ओफ्लो ऑक्सिन, देखो जो भी है ओफ्लेक्सिन, ठीक है। और ए मतलब होता है एमाइनोग्लाइकोसाइड्स, POA याद रखना, POA, ठीक है। और बैक्टीरियोस्टेटिक्स में याद रखना TCE या ETC होती है मतलब इलेक्ट्रॉनिक TC होता है ट्रांसफर सर्टिफिकेट। तो बैक्टीरियोस्टेटिक्स के अंदर याद रखना ETC मतलब इरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और क्लोरमफेनिकोल, ये याद रखना, क्लोरमफेनिकोल ये एक स्टेटिक टाइप की है, ठीक है। ये थोड़ी देर बाद में क्लोरमफेनिकोल की कहानी है एनसीईआरटी में, याद रखना, थोड़ी देर बाद में आएगी, मैं कह रहा हूँ तुमको। तो ये बायोस्टेटिक टाइप की, इस पे क्वेश्चन आ सकता है क्लोरमफेनिकोल पे। तो देखो एंटीबायोटिक एक्सप्रेस एज इट स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन। देखो एंटीबायोटिक होती है अपने एक्शन को जब रिप्रेजेंट करेगी तो वो दो टाइप के एक्शन हो सकते हैं, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, एक होता है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ब्रॉड मतलब बहुत बड़े स्तर पे काम करेगी, ऐसी एंटीबायोटिक जो हर किसी को मार देगी, मतलब हर टाइप के बैक्टीरिया मार देगी। दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अगर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों को निपटाने के लिए कोई एंटीबायोटिक है, वो मतलब ऐसे भेद नहीं करती। देखो कोई भेद नहीं करेगी, ये क्या होगा, ग्राम पॉजिटिव आएगा तो ग्राम पॉजिटिव को निपटा देगी, ग्राम नेगेटिव आएगा तो ग्राम नेगेटिव को समझा देगी। ऐसा नहीं है कि ग्राम पॉजिटिव को नहीं निपटाएगी, ग्राम पॉजिटिव को छोड़ देगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये दोनों टाइप के बैक्टीरिया को खत्म कर देती है, किल या इनिबिट, किल करेगी या इनिबिट करेगी। कौन कौन से बैक्टीरिया को, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया फिर या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को। ऐसे तो होते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, मतलब बहुत लंबे स्तर पर हर एक रेंज पे काम करेंगे, ठीक है ना। एक होता है नैरो स्पेक्ट्रम मतलब छोटा, नैरो मतलब छोटा। तो नैरो स्पेक्ट्रम क्या होगा, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में से किसी एक पे निपटेगा, या तो ग्राम पॉजिटिव को निपटाएगा या फिर ग्राम नेगेटिव को निपटाएगा, ऐसा नहीं है कि दोनों को निपटाएगा। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम तो वो होंगे तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों को निपटाएंगे, और नैरो स्पेक्ट्रम वो होंगे जो ग्राम पॉजिटिव को सुलटाएंगे या फिर ग्राम नेगेटिव को सुलटाएंगे। लिमिटेड स्पेक्ट्रम भी इसे बोला जाता है। नैरो स्पेक्ट्रम को क्या बोला जा सकता है, लिमिटेड स्पेक्ट्रम बोला जा सकता है। तो लिमिटेड स्पेक्ट्रम के अंदर आने वाले कुछ मैं बता देता हूँ तुमको। अगेंस्ट ए सिंगल डिजीज, मतलब अगर एक कोई लिमिटेड स्पेक्ट्रम की जो ड्रग्स होगी वो क्या होगी, जैसे कि अगेंस्ट ए सिंगल डिजीज या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या या तो केवल एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए या फिर एक डिजीज के लिए हो, तो उसे बोला जाता है लिमिटेड स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब याद रखना नैरो स्पेक्ट्रम के कुछ एग्जांपल याद रखना। नैरो स्पेक्ट्रम तो पेनिसिलिन जी, ये एग्जांपल नीट के अंदर आएगा कभी ना कभी, तो नीट एज तो पेनिसिलिन जी, पेनी मतलब पतला, है ना, और पतला मतलब नैरो, है ना, तो याद रख लेना पेनिसिलिन जी एक नैरो स्पेक्ट्रम मेडिसिन होती है। अच्छा पेनिसिलिन जी क्या होती है, यहाँ पर पेनिसिलिन जी ये होते हैं, पेनिसिलिन जी वो क्या होती है, नैरो स्पेक्ट्रम होती है। अच्छा पेनिसिलिन के कुछ मॉडिफिकेटर होते हैं, मतलब पेनिसिलिन को मॉडिफिकेशन कर दिया जाए तो यहाँ पर दो बनेगी, ए और ए, मतलब एम्फिसिलिन और एमोक्सिलिन, तो ये तीन बनेंगी, दो बनेंगी, ठीक है ना, दो बनेंगी, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम। तो पेनिसिलिन तो होता है, पेनिसिलिन जी तो क्या होता है, नैरो स्पेक्ट्रम, पर उसके मॉडिफिकेशन से एम्फोसिलिन और एमोक्सिलिन बनता है, वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। नोट इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू टेस्ट द पेशेंट फॉर सेंसिटिविटी या एलर्जी ऑफ पेनिसिलिन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पेनिसिलिन कभी भी बॉडी के अंदर डालने से पहले डॉक्टर इसको चेक करे कि कहीं पेनिसिलिन से पेशेंट को एलर्जी तो नहीं है। तो क्या करेगा, हाथ है, मान के चलो ये हैंड है, अपना हाथ है, हाथ में क्या करेगा, वो छोटी सी डोज लगा देगा पिन से, ठीक है ना। अगर वहाँ पर रेडनेस हो जाती है, थोड़ी देर बाद रेडनेस हो जाती है, तो इसका मतलब पेनिसिलिन से उसको एलर्जी है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी पेनिसिलिन दी जाती है तो डॉक्टर पहले थोड़े से छोटे से पार्ट में उसके एक इंजेक्ट करके देखेगा, अगर उसमें रेडनेस हो जाती है उस छोटे से एरिया में, तो वो पेनिसिलिन के प्रति सेंसिटिव है, तो इसको पेनिसिलिन की डोज नहीं दी जा सकती, वो कोई और एंटीबायोटिक देगा। पर पेनिसिलिन की अगर डोज देनी है और तुमने बिना चेक करे उसको दे दिया तो वो तुम्हारी गलती होगी। तो डॉक्टर इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखता है कि इन केस ऑफ पेनिसिलिन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट को पहले इसकी सेंसिटिविटी चेक कर ली जाए कि पेनिसिलिन के लिए वो
एलर्जिक तो नहीं है, कि उसके लिए पेनिसिलिन एलर्जी की तरह काम तो नहीं कर रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लगाने के बाद में पता चलता है कि एलर्जी की तरह काम कर रही है, फिर पेशेंट मरने के चांसेस होते हैं। तो इट इज़ ए एब्सोल्युटली एसेंशियल टू टेस्ट द पेशेंट फॉर द सेंसिटिविटी और एलर्जी टू पेनिसिलिन, ठीक है ना। पेनिसिलिन मैन्युफैक्चर बाय, अब पेनिसिलिन बहुत बड़े स्तर पे यूज़ की जाने वाली मेडिसिन है। इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है हिंदुस्तान एंटीबायोटिक इन पिंपरी के अंदर हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स। आज ही यही कोरोना काल में भी इसने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक इन पिंपरी। प्लस में प्राइवेट सेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज ने भी पेनिसिलिन का बहुत ज़्यादा क्या गया सीक्रेशन किया। मैंने बोला था कि क्लोरमफेनिकोल को याद रखना, ये तो इसके बारे में कुछ डिटेल्स है। तो यहाँ आ गया क्लोरमफेनिकोल आइसोलेट, सबसे पहले आइसोलेट किया गया 1947 आज़ादी के टाइम, जब देश आज़ाद हुआ था तभी क्लोरमफेनिकोल भी आइसोलेट किया गया। और क्लोरमफेनिकोल एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, याद रखना। ये इसका जी क्या होता है, नैरो स्पेक्ट्रम, पर यहाँ से निकलने वाले एम्फिसिलिन और एमोक्सिलिन क्या होते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम। और इसके बाद में नेक्स्ट ब्रॉड स्पेक्ट्रम आता है क्लोरमफेनिकोल, ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है ना। और ये रेपिडली एब्जॉर्ब फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये बहुत जल्दी ही एब्जॉर्ब हो जाता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से, है ना। इसको ओरली मुंह से लिया जाता है, ओरली इन केस ऑफ टाइफॉइड, डिसेंट्री एंड न्यूमोनिया के केस में इसको मुंह से लिया जाता है, मुंह से ले लेते हैं इसको, इस ड्रग्स को, ठीक है। इसको इंजेक्शन की जरूरत नहीं है। अच्छा, वैंकोमाइसिन और एफ्लोक्सिन ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्लोरमफेनिकोल, वैंकोमाइसिन और एफ्लोक्सिन, इसमें से याद रखना है तुमको कौन से ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, कौन से नैरो स्पेक्ट्रम। सीधे एग्जाम में पूछ लेगा कि बताइए इसमें से कौन सा नैरो स्पेक्ट्रम है, तो उसमें से सिलेक्ट करना आना चाहिए। अरे हाँ है ना।